नमस्ते। आप सभी को। आपने अभी पंकज जी की कविताएं सुनी। कुछ कविताएं और हम चलते हुए सुन लेंगे। सुमित भाई को अब इनॉग्रेशन में देखा ही। आईने की कुछ बात कर रहे थे, मुझे हसन अब्बासी याद आया। उसने कहा था कि उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, कल आईने पे हाथ उठाना पड़ा मुझे। आ, तो पानी पे पानी की बात हुई। कुंवर बेचैन ने कहा था कहीं कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। हाँ, पंकज जी कई रंगों को लेकर के साथ में चलते हैं। रंग कर्म की घूमती दुनिया। वैसे आपका एनएसडी से ताल्लुक है सुमित भाई, तो ओटीटी के हवाले से, फिल्मों के हवाले से आप जानते हैं। अ, ये कोविड के बाद जिस तरह से एनएसडी का एक थिएटर का एक हमने बदलता हुआ थिएटर देखा, क्योंकि कोविड के बाद एक पूरी दुनिया ही बदल गई। ओटीटी के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके हवाले से तकरीबन 2500 साल दूसरी शताब्दी में शायद थिएटर का इजाद हुआ, और उसके बाद दुनिया में जो है 2500 साल में थिएटर अपनी अपनी तरह से इवॉल्व हुआ। मुल्कों में अलग अलग जगहों पर। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है सर, आप दोनों लोगों से, कि अब उस हवाले से इस 2500 साल में तमाम मुल्कों में थिएटर किया गया, तमाम तरह के से हुआ, उसके कंपैरिजन में भारत का क्या योगदान है, और भारत ने क्या जगह बनाई थिएटर के हवाले से। थिएटर मतलब समझे नहीं कौन सा। रंग कर्म। हाँ मतलब कौन सा रंग कर्म। हर जगह तो रंग कर्म ही है, तो कौन सा रंग अब यह कर्म। आप वाजिब कर रहे। क्योंकि मैं मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह का सवाल, बड़ा भारी सवाल है। भारत और रंग कर्म, सब धंधा पानी है, सब अपने में धंधे में लगे हुए हैं। और सिनेमा शुद्ध बिजनेस है, झूठ का व्यापार है। और बिजनेस है, वो पैसे वाले लोग पैसा बना रहे हैं। मैं तो अपने आप को एक्टर भी नहीं बोलता हूँ, मुझे भी बीमारी थी, मैं काफ़ी, इसलिए मैं अपने मास्टर को बहुत थैंक्स देता हूँ। ओशो के वजह से मैं निकल पाया ये सब घुर्ची फन्ना से। घुर्ची फन्ना बोलते हैं बिहार में हम लोग। सब डिजीज़ है, बीमारी है। और मैं तो सिनेमा देखने के लिए भी मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि सिनेमा के नाम पे बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है लोगों को। जिस तरह की सिनेमा बनता है, जो हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, जो भी खास करके कोविड के बाद, जो आजकल मैं जिक्र करता हूँ, अभी पटना में भी गया था मैं, वो आजकल सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ। सब्सिडी दे रहे हाँ, कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे जो भी है। तो मैं बोलता अभी कि जब हम आजकल ना बड़ा ये फैशन चला हुआ है, ऑर्गेनिक। हैं। ऑर्गेनिक टमाटर है, ऑर्गेनिक मूली है, थोड़ा लंबा भी नहीं होता, थोड़ा छोटा सा ही होता, टेढ़ा है, ऑर्गेनिक है। बैंगन भी होगा टेढ़ा, क्या ये ऑर्गेनिक है। हर चीज अक्कूडो तो मिलिट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बड़ा चल रहा है आजकल। हर चीज ऑर्गेनिक है। फिर उसी बीच में एक ऑर्गेनिक वेब सीरीज आया, उसका नाम है पंचायत। कमाल की वेब सीरीज। है ना, ऑर्गेनिक है ना, सारे एक्टर सब ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक किस बनिस्पत में लोग ये लाइक कर रहे हैं कि हाइब्रिड नहीं खाना है। तो जितने भी बॉलीवुड के हाइब्रिड एक्टर सब हैं, वो लोग हाशिए पे आ गए ना भाई, ऑर्गेनिक चीज आ गया ना मार्केट में। तो मेरे लिए सिनेमा वही है। मैं तो मना करता हूं कि सिनेमा मत देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आदमी अपनी जिंदगी से खुश है, वो दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है वो क्यों जाएगा देखने के लिए भाई। दूसरे की जिंदगी में इतना झांकने की क्या आवश्यकता है। दैट मीन्स, इसलिए दुखी लोग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। अगर कपिल शर्मा का शो इतना ज्यादा हिट हो रहा है, तो वो एक आईक्यू भी है कि भारत के लोग कितने दुखी हैं कि उनको इतने हंसने की जरूरत पड़ रही है। वाह। कि उनको किस तरह से हंसाया जा रहा है इतने। क्योंकि घर तो बाप रे, घर इतना डरावना है भाई। घर में तो अगर टीवी ना रहे तो मतलब भटाक भुटुक मारपीट चलता ही रहेगा, क्योंकि सब ठगे गए ना घर के नाम पे।
तो ये सब ना भारत और रंग कर्म घर घर में एक्टर भरे पड़े हैं। किस रंग कर्म की बात कर रहे हो? बाप अलग एक्टिंग कर रहा है, बेटा अलग एक्टिंग कर रहा है, माँ अलग एक्टिंग कर रही है, बेटी अलग एक्टिंग कर रही है। वो बेटा सिगरेट पी के आएगा और ऐसे कुल्ला उला करके फिर घर में एंट्री शॉट देता है भाई बेटा सब घर में। उसको पता है करेक्टर वहां है, करेक्टर वहां है। कौन सा रंग कर्म भाई? और कौन सा भारत और कौन सा बॉलीवुड? मैं ऐसे देखता हूँ, सॉरी, आई एम लाइक दैट। मतलब मैं चीजों को ऐसे देखता हूँ। और मुझे ये जो एक्टर नाम के जो जात के जो जंतु है ना, उनसे बाप रे बाप। मतलब शेक्सपियर ने बोला द होल वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर एक्टर। सब लोग एक्टर ही हैं। मतलब 2 फिल्म 3 फिल्म करके ऐसा बॉडी ऐसा स्पेशल बना लेते हैं अपने आप को, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। अरे कुछ नहीं है, 50 फिल्म कर चुका हूं मैं। और सारे ऑफ बीट फिल्म, मतलब जो भी इंडस्ट्री के बाप वाले डायरेक्टर हैं, वो मीरा नायर से शुरू किया था, राम गोपाल वर्मा, और वो कितना क्या नाम है, कश्यप और जो भी है, हाँ मत्स्य कश्यप क्या सब होता है जो भी है, वो सबके साथ काम किया हूँ भाई। तब जाके मैं ये बता रहा हूँ कि बीमारी है अपने आप को स्पेशल बनाना, कि मैं पोएट हूँ, मैं पेंटर हूँ, या मैं एक्टर हूँ। मेरे लिए सेलिब्रिटी का मतलब है जो लाइफ को सेलिब्रेट करता है, वो सेलिब्रिटी है। बहुत अच्छा है। दैट्स इट। इसके अलावा जो बताता है उसके चाल में, उसके ढाल में, उसके उठने में बैठने में, अगर वो बताता है कि आई एम समथिंग, तो वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। मैं ऐसे जीता हूं, मैं ऐसे बात भी करता हूं, अभी ऐसा है। चलिए ओटीटी की तरफ आते हैं। नहीं नहीं, फिर आएंगे थिएटर की तरफ। ओवर द टॉप। सुमित जी, जो मौलिक, पंकज जी से भी सवाल रहेगा आपका। सिनेमा और थिएटर जिस रंग कर की, वो घर वाले थिएटर की बात नहीं है। थिएटर और ओटीटी, इनकी भाषा अलग अलग है। इनकी भाषा का मौलिक अंतर क्या है? क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से सिनेमा है अभी, एक इसी से जुड़ा सवाल, जैसा पंकज जी कह रहे थे, क्या ओटीटी के आने के बाद ये सुपर स्टारडम नाम की जो चीज है, ये खत्म हो गई है या पैरेलल चल रही है? पैरेलल चल रही है मेरे ख्याल में। अब इतने नए नए एवेन्यू आ गए हैं लोगों के पास कहानी कहने के। पहले 2 ही माध्यम थे, प्राइमरीली टेलीविज़न था और फिल्में थी, और कुछ लोग अपना साइड में थिएटर भी कर रहे थे, सालों से वो करते आ रहे हैं। ओटीटी एक नया माध्यम पैदा हुआ कहानी कहने का, और जो शुरू हुआ तो इंटरेस्टिंग इसलिए था भारत में ख़ासकर, क्योंकि भारत में जो लोग कहानी कहना चाहते हैं अपने तरीके से, उस पर कई किस्म के क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी है, और कई सारी एक प्रेजुडिसेस भी थे लोगों के अमूमन, कि ऐसी कहानी ऐसे नहीं कही जा सकती, ये ऐसे नहीं कहा जा सकता, ये भाषा, ये कैरेक्टर, घर ऐसे ही होते हैं, माँ ऐसी होती है, पिता ऐसे ही होता है, अच्छा आदमी ऐसा होता है, बुरा आदमी, वो एक प्रोटोटाइप से बन गए थे। तो ये एक ऐसा माध्यम आया जिसने बहुत सारे प्रोटोटाइप को तोड़ा, और ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया। और जो कई सारे लेखक थे, फिल्म मेकर थे, उनको एक ऐसा माध्यम मिला जहाँ पर वो खुलकर अपनी बात कह पा रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे, नई तरीके से अपनी कहानी कह पा रहे थे। कुछ लोग फैले भी उसमें, क्योंकि वो जैसी कलाकारों को भी जब आज़ादी मिलती है तो थोड़ा वैसा होता है, जैसे कॉलेज में जाते ही आपको स्कूल ड्रेस नहीं पहननी होती है तो लोग फैल जाते हैं, वो अंट चीज़ें भी करते हैं। तो वो भी हुआ, पर मुझे ये लगता है कि उसके आने से जो है बहुत सारे लोग जो अपने तरीके से कहानी कहना चाह रहे थे, उनको अपने तरीके से कहानी कहने का एक नया माध्यम मिला। उस पर डिपेंड नहीं करना पड़ा कि कोई आपको एक मौका देगा तभी आप फिल्म बना पाएंगे या सीरीज बना पाएंगे या वैसा बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी आज़ादी मिलती है तो कुछ अच्छा काम निकल कर आता है और कुछ अच्छा काम नहीं भी निकल कर आता, बट दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई थिंक। और हाँ, सुपरस्टारडम, हाँ वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने कम
एवेन्यू होंगे उतना ज़्यादा लोग उसको उसमें सुपरस्टारडम की या मिस्ट्री की गुंजाइश होती है। आज की डेट में वो मिस्ट्री नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। एक्सेसिबिलिटी है। तो इनफैक्ट ये कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रहा था कि खासकर एज एन एक्टर आपको बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सेसिबल हैं तो दैट टेक्स अवे फ्रॉम योर वर्क, क्योंकि अगर आपको लोग खाते सोते दातुन करते सब देख ही रहे हैं तो उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए आपको किसी और पात्र में इमेजिन कर पाना। तो जैसे they say you should never meet your heroes. Right. There is a reason for it, because you like them for what they do. They don't have to be God. I like a painter, or I like a musician, or I like a poet for his poetry. He does not have to be the perfect human. True. He does this well, and I like that. तो उसी तरीके से मुझे लगता है कलाकारों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक खास काम ऐसा करते हैं जो लोगों को पसंद आता है, जिससे कभी लोग खुश होते हैं, कभी उनको हंसी आती है, रोना आता है, कभी प्रेरणा मिलती है, कभी एक एस्केप मिलता है अपने जीवन से, तो उतना ही करना चाहिए। ओके पंकज जी, ये जो आप तो लेखक हैं, भाषा शैली जो है तीनों उसकी कहाँ तक बेहतर मानते हैं, कौन सा बेहतर है? क्योंकि थिएटर में तो बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिनेमा की का लेखन जो है और ओटीटी का लेखन और वही पैरेलली जो हमारा थिएटर है, इसमें बुनियादी तौर पर क्या डिफरेंस मानते हैं आप? ये जो तीनों की लेखनी है, सिनेमा की का जो लेखन होता है, सिनेमा का लेखन और थिएटर में, थिएटर का तो बहुत ज़्यादा हम कहानियों से नोवेल से बहुत सारी कहानियाँ लेते हैं, एडेप्टेशन भी लेते हैं। बुनियादी फ़र्क क्या होता है और कहाँ तक, और ओटीटी का भी एक्चुअली बताओ, लेखक कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हम ना बड़ा हवा में बात करते हैं, लेखन, सिनेमा और ओटीटी सब ना वो ये सब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा सिनेमा, किसका सिनेमा, किस सिनेमा की बात कर रहे हैं हम, और किस ओटीटी की बात कर रहे हैं हम? दे ऑल आर गुटकाज। मसाला है भाई। लोग परेशान है अपनी जिंदगी से, उनको थोड़ी देर की राहत मिलती है, तो मुंह से गुटखा खा लो या आंखों से गुटखा खाते रहो, देखते रहो ऐसे करके। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ चीजों को। द ऑल आर बिजनेस। और ये सिनेमा अगर आप देखो, हिंदी सिनेमा अगर देखो, और अगर कोई बाहर ऊपर से कोई आसमान से कोई आके देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई रिहाब सेंटर के लिए, किन लोगों के लिए बन रही है क्या सिनेमा में, क्या दे रहे हैं सिनेमा के नाम पे। तो मुझे लगता है किस सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। मेरे लिए सिनेमा, मैं जो देखता हूँ सिनेमा को, वो ऐसे देखता हूँ कि आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा ये होता है, अपने माइंड में चला जाता है बहुत ज्यादा, सोच विचार थॉट चिंता ये है। तो इंटरटेनमेंट आपको ना थोड़ी देर के लिए राहत देता है, जो आपको हार्ट पे लेके आता है, जो आपको माजिद मजीदी की फिल्म देखने को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसे करके। हिंदी सिनेमा देख के तो मतलब आप देखो तो लग रहा किसी पागल, मतलब जो डायलॉग है, जो एक्शन है, जो पता नहीं कौन से हाइब्रिड के हीरो हैं, उनको कितना मतलब कैसा बना फुला फुलू के कब से हीरो बने पड़े हैं यार, कौन है ये लोग यार, हद है। तो मैं तो ऐसे देखता हूँ, सॉरी। और मैं बहुत असभ्य मानता हूँ अपने आप को, मैं बहुत सभ्य नहीं हूँ, मैं कबीर का वंशज हूँ। कबीर ने बोला मैं कागज और कलम भी नहीं छुआ हूँ, मैं वैसे देखता हूँ। और मुझे बड़ी बड़ी बातें करना और ये करना, मुझे तो लगता है 100 साल के लिए सिनेमा नुमा बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसे देखता हूँ, सॉरी। तो सिनेमा या थिएटर में भाषा की अनिवार्यता को करें, सिनेमा कैन बी मेड विदाउट इवन लैंग्वेज, उसमें भी बनाया जा सकता, क्योंकि ये तो मनुष्य के भावों की कोई भाषा नहीं होती। आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये तो नहीं है। तो भाषा की अनिवार्यता को आप कैसे देखते हैं? ये सवाल आपसे भी है सर इसके बाद, कि सिनेमा या थिएटर या ओटीटी में भाषा की अनिवार्यता और किस हद तक होनी चाहिए भाषा की, वो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक टेक्निकल तो करना होगा ना जी, एक टेक्निकल फर्क इसमें यह है, जब आप नाटक देखने जाते हैं
तो हम अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और जब आप सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो कैमरा आप तक आता है। ये तो एक टेक्निकल फर्क है। तो चाहे राइटिंग हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, लाइटिंग हो, हर चीज़ जो है वो उस हिसाब से अलग होती है। जब आप नाटक देखते हैं तब आप हर चीज़ जो है इमेजिन करते हैं कि अब मैं यूरोप में घूम रहा हूँ, ये बिजली कड़की, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हैं वहाँ पर। और दर्शक भी, जितना बेहतर आप इमेजिन करके परफॉर्म करते हैं उतना ही बेहतर दर्शक भी इमेजिन करते हैं। सिनेमा में आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप वो दिखा सकते हैं। सही। तो अब आपको ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम एक पुलिस स्टेशन में घुस रहे हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिख गया पुलिस स्टेशन। ये एक बड़ा टेक्निकल फ़र्क है। अब चूंकि ये टेक्निकल फ़र्क है, तो जब थिएटर करते हैं, मैं भी थिएटर करता हूँ, तो नाटकों में प्रिडोमिनेंटली वर्बोस होते हैं नाटक, क्योंकि आपके कहने से, आपकी कथनी से ही सारी इमेजरी बन रही है लोगों के दिमाग में। सिनेमा में आपको जाहिर सी बात है, आपके पास यू हैव अ विजुअल एड, यू हैव ऑडियो एड, है ना। आप रोक के हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि लोगों को वो चीज़ें इमेजिन करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऑलरेडी उनको जो है इमेजिन करके एक चीज़ दे रहे हैं कि अब आप इसको देखें और इसको अनुभव करें, और अब आप अपने हिसाब से इससे या तो खुश हों या इंस्पायर हों या रिलेट करें। ये डेफिनेटली एक फ़र्क है। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आप यही मेरा सवाल था कि भाषा की अनिवार्यता को कहाँ तक देखते हैं आप, और किस हद तक भाषा का, जैसे जिस तरह की ओटीटी में आजकल ज़बान यूज़ की जा रही है, वो पंकज जी से भी हम पूछेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं? क्या किसी सेंसरशिप की ज़रूरत आपको लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये बताने की ज़रूरत है कि ये भाषा अच्छी और ये बुरी है। मुझे हो सकता है आपकी भाषा बहुत ही ऑफेंसिव लगे, है ना। तो आई डोंट थिंक ये लठ लेकर जो हम सोचते हैं ना कि हम बता देंगे लोगों को, अरे ऐसे कैसे दिखा दिया, ऐसे दिखाओ, ये वाली जो मुझे उससे बड़ा परहेज है। जैसे एक ज़माने तक खराब फिल्में हमारे यहाँ इसलिए बनती रही, लोगों का ये मानना था कि दर्शक समझ नहीं पाएंगे, ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि हम पहले से ही क्यों मान के चल रहे हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं और वो ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और उन्हें हमारी बात समझ नहीं आएगी। अभी आप देखें, हमारे यहाँ के सबसे बड़े सुपरस्टार है रजनीकांत जी। जो आप उनको आम जिंदगी में देखेंगे, वो बेचारे, उनके बाल भी उड़ गए हैं, वो धोती पहन के नॉर्मल से घूमते हैं, और जब हम फिल्मों में देखते हैं उनको तो वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और ज़्यादातर उनकी फिल्मों के दर्शक जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे या ज़हीन लोग नहीं हैं, वो आम जनता है। आम जनता। तो वो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शकों की समझ में कोई कमी नहीं है, शायद हम बेहतर तरीके से नई कहानी नहीं कह पा रहे। और हाँ, ये भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी भाषा में आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आपको अच्छी भाषा में कहनी चाहिए। और ख़राब भाषा में कोई बात कहना चाह रहा है, हो सकता है ख़राब भाषा में भी कई लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं। कई सारे ऐसे गुणी लोगों से मैं मिलता हूँ जिनकी ज़ुबान बहुत ख़राब होती है, वो बात बहुत पते की कर रहे होते हैं। तो वो जजमेंट जो है वो लेकर मुझे नहीं लगता, उस जजमेंट से, खासकर आर्टिस्ट कम्युनिटी को उस जजमेंट से नहीं फंक्शन करना चाहिए। मुझे अच्छी ज़ुबान, अच्छी कविता बहुत पसंद है, तो मैं वो देखता हूँ। कुछ लोगों को उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो उनको वो देख लेने दो। हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये गलत है या ये सही है ना। पंकज जी, जो सेंसरशिप की बात की, ज़रूरी है कि आप चलने देना चाहिए ऐसे? क्या मतलब? जो मैंने अभी सुमित जी से पूछा कि एक भाषा कितनी अनिवार्यता है और किस हद तक जाना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि उसमें उतना ही वायलेंस हो, उतना ही गाली गलौज हो? ये आप पान की दुकान पे गए हैं, आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, सभी गए होंगे। सभी वो सब वो लटका रहता है ना सब मीठी सुपारी, इलायची, गरम सुपारी, तम्बाकू वाला भी, उसमें ये कम मसाला, ज़्यादा मसाला, आंवला वाला भी। तो ऐसे ही है वेब सीरीज सब, जो फिल्में सब वैसे ही है। तो जिसको जैसा टेस्ट है वो वैसा देखता है। अभी तो ये है ना, ये
अभी कोई किसी को मिस नहीं करता है, सब इसको लेके घूमते रहता है, रात में भी सब सोता है, अब कोई किसी का इंतजार भी नहीं करता है। मतलब बदला है, लोग बदले हैं। अब ये कोई नहीं कहता कितना देर हो गया, ये हो गया, ये है ना। मुझे एक चिंता रहती है हमेशा जब लोगों को देखता हूँ कि आदमी जब मरेगा तो इसका क्या होगा, जिसका फोन है। क्योंकि वो तो मतलब कहते हैं ना कि वो आदमी जाता नहीं है तो वो फोन के पास ही बैठा रहेगा, वो तो उसकी आत्मा फोन के पास भी है, तो इसको तो उसमें ही जला देने का, तो ये तो घुसा दिया। तो ये जो भाषा वशा ये सब सब गुटखा है, मसाला है। हर तरह के टेस्ट वाले लोग हैं उनके लिए तैयार किया जाता है औषधालय में। उस तरह से वेब सीरीज बनाने वाले वैसे हैं। कौन वर्ग है जो गाली सुनता है वो देखेंगे, कौन वर्ग क्या देखता है बताया दो यार। अब बड़ी बड़ी बातें कर लो, थिएटर और ये शुद्ध व्यापार है, सिनेमा जैसा चलता है वैसा दिखता है मार्केट में, सिंपल। मैं ऐसे देखता हूँ। अच्छा पंकज जी, चलिए ये तो हुआ ये बात। आप एनएसडी से जुड़े रहे, रंग उसमें थिएटर से जुड़े रहे, बहुत दिनों तक आपने नाटक भी किए होंगे। असल मतलब क्या होना चाहिए, एक रंगकर्मी के सामने कैसा होना चाहिए और कैसी चुनौतियां अभी इस वक्त आ रही हैं जो आप कह रहे हैं कि ये तो हो रहा है, कैसा होना चाहिए? मैं एनएसडी रेपेट्री में था, मेरा डायरेक्ट एनएसडी रेपेट्री में हुआ था, मैं वहाँ 5-6 साल था। तो मैं एनएसडी से नहीं जुड़ा हुआ था, एनएसडी हमसे जुड़ा हुआ था। चलिए। और कोई भी संस्थान किसी को एक्टर नहीं बना सकता है। सारे संस्थान जो है वो इसलिए हैं कि मतलब आप जब तक शादी करोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं कि शादी क्या होता है। उसी तरह से जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे थिएटर में, एक्टिंग स्कूल में, क्योंकि पास आउट होने के बाद हजारों लड़के मुझे मिले, बोले कि हम कुछ सीखे नहीं हैं। और जैसे हम गॉड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन गॉड के नाम पे कितना धंधा पानी है, कितना धंधा पानी है भाई। उसी तरह से एक्टिंग कोई किसी को बता ही नहीं सकता है, लेकिन कितना धंधा पानी है। किसको कैसा होना चाहिए ये दूसरा कैसे बता सकता है, ये तो सबको खुद ही। चुनौतियां क्या क्या? सबसे सबसे बड़ी चुनौती तो है भाई कि आप हो क्यों, यहाँ पे आए क्यों हो। और कर क्या रहे हो, क्योंकि टिकट तो कंफर्म है। मैं मौत को आगे करके जीता हूँ, इसलिए मेरी भाषा में वो थोड़ी ये है। मैं क्रिएटेड नहीं हूँ। नॉर्मली मुझे जो लोग मिलते हैं वो क्रिएटेड होते हैं लोग, वो इसे क्रिएट हो गए, उनको स्कूल ने, माँ ने, बाप ने, समाज ने उसको इसे क्रिएट कर दिया, बना दिया है कि आदमी को ऐसे ही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा सब, किसी को दिल नहीं दिखाना चाहिए। अरे दिल दिखाने के लिए पहले तो दिल होना चाहिए। हाँ वाह। तो मैं ऐसे देखता हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ भी पूछोगे तो मैं आपको जीवन पे लेके आ जाऊंगा। आप पेड़ पे जाओगे, मैं जड़ के पास बैठा हुआ हूँ। एनएसडी में 5-6 साल था मैं, और एनएसडी पास आउट सारे थोड़ी एक्टर हो जाते हैं। सही नहीं ना, जीवन बनाता है आपको अभिनेता। एक लड़की शादी करके आती है, मुझे लगता है कि आजकल 2-4 फिल्म करके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने स्ट्रगल के गाने गाते हैं, संघर्ष संघर्ष। बिना दारू के शाम नहीं गुजरती उनकी। लेकिन जब इंटरव्यू देंगे तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। एक लड़की की शादी होती है, वो एक ऐसे घर में आती है जहाँ उसको कोई नहीं जानता है, अपने माँ बाप के यहाँ से आती है, अपने जड़ से उखड़ के आती है, और निहायत ही बेवकूफ किसी का हस्बैंड होता है। क्योंकि हस्बैंड होता ही है, मतलब हस्बैंड होना ही मतलब वेरी 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 बैड प्लानिंग आदमी का। हस्बैंड मतलब आई एम समथिंग, आई एम योर हस्बैंड। फिर उस लेडी को वहां पे सरवाइव करना होता है, और वहां पे और भी लोग होते हैं जो जीवन को चूक गए हैं, जिसका नाम है सास और ससुर।
ट्रक के पीछे में दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म लिखा रहता है कि जियो और जीने दो। उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं जी है, पीछे लिखा है। उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं जी है। वहां पे एक लड़की सरवाइव करती है, उसको अभिनय करना पड़ता है, तो बिना अभिनय किए आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो अभिनेता जो है ना, वो आपको दुनिया बनाता है। इसलिए ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने 2 लाइन में बताई थी, जो आजकल बॉलीवुड के सारे कबूतर लोग बात कर रहे हैं। ओशो ने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। ये है खेला। वाह। सुमित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी ओटीटी के माध्यम से बहुत सारे, आपने देखा कि बहुत सारे जॉब क्रिएशन बहुत 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 सारे हुआ। इसमें तो एक धंधा ही है, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत। चलिए स्वीकार नहीं लगे। नहीं नहीं, वो तो है। मैं सिर्फ उसके सामाजिक सरोकारों की बात कर रहा था कि कितना सही है वो तो। भाई तो कितने 2.7 बिलियन का मैंने देख रहा था, तो हो गया। हाँ, धंधा तो है खैर। मैंने फिल्म करी थी राम राम गोपाल वर्मा की कंपनी, उसमें गाना बड़ा धंधा है गंदा है। तो इन सब के बावजूद क्या जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपने सामाजिक सरोकारों को अभी भी उसी तरह से मतलब उसको मान्यता दे रहे हैं, या सिर्फ धंधे तक ही उसको सीमित रखे हुए हैं कि भाई जितना हमारा पैसा आ रहा है कुछ भी बनाया जाए वो सब ठीक है। वही पंचायत भी बनती है, वही मिर्ज़ापुर भी बनता है। एक पंचायत भी वैसे ही चलती है, वैसे ही मिर्ज़ापुर भी चलता है, वैसे भी और दूसरी वेब सीरीज भी चलती हैं, वैसे गुल्लक भी चलता है। जबानें सबकी अलग अलग हैं। एनिमल भी चलता है, सही बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं क्या अपने सामाजिक सरोकार को पूरी तरह से निभा रहे हैं, या सिर्फ उनका एक यही है कि ठीक है जो भी हम बना रहे हैं चाहे उसमें जितना वायलेंस हो जितनी गालियाँ हो कोई मतलब नहीं, अगर लोग देखना चाहते हैं हम ठीक हम दे रहे हैं। ये आई मीन दिस इज अ वेरी जनरल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ इंडिया में, और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है, जो पहली वेब सीरीज बनाई टीवीएफ में, जिन्होंने पंचायत भी बनाया उन्होंने बनाई, उससे पहले वो यूट्यूब पर 7-8 मिनट के 10 मिनट के फनी वीडियोस बनाते थे, वो भी बहुत अच्छे लिखते थे वो। इंडिया में उस समय 2013-14 में टेलीविज़न और फिल्में यही 2 बड़े माध्यम थे कहानी कहने के, और थिएटर। तो उन्होंने लिमिटेड एपिसोड सीरीज एक बनाने का अटेम्प्ट किया, यूट्यूब पर उनका एक चैनल था उस पर बनाया। उस समय की स्टैटिस्टिक ये कहती थी कि यूट्यूब पर 7-8 मिनट से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं दिखती जनता। उन्होंने पहली वेब सीरीज बनाई जिसमें मैं भी था, परमानेंट रूममेट नाम था उसका। तो उसका पहला एपिसोड था 15 मिनट, दूसरा 20 मिनट, तीसरा कुछ 28 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, इतने लंबे एपिसोड बनाए। उनके पास एक्चुअली पैसे थे 5 से 7 मिनट के 5 एपिसोड बनाने के। 8 दिन की शूटिंग के उनके पास पैसे थे, ना वो उनके पास एक्टरों को देने को पैसे थे, ना खुद बनाने के पैसे थे। एक ब्रांड थी, उन्होंने उसको उतना पैसा दिया। लेकिन कहानी कहते कहते उनको उस कहानी कहने में बहुत मजा आने लगा, और हमको भी वो करते करते उस एक्सरसाइज में बहुत मजा आने लगा, हमें अच्छा लगने लगा। हमें लगा कि हम एक नए तरीके से एक कहानी कह रहे हैं, और आज के जो नौजवान हैं उनकी जीवनी पर एक कहानी कह रहे हैं। देयर इज समथिंग नाइस अबाउट इट। तो उसके बाद वो गणित मैटर नहीं कर रही थी कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है एक्टिंग करने का, या उनको कितना पैसा मिल रहा है ये बनाने का, या ये बनाने के बाद उसको कितने व्यू मिलेंगे, क्या होगा, वो उनको कुछ भी उस समय बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। उनको बस लगा कि हमें ये कहानी कहनी है और ऐसे कहनी है, और ये कहने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने वो कहा, और वो बहुत बड़ा हिट हुआ।
वो इतना बड़ा हिट हुआ कि उसके बाद उन्होंने एक और कहा, फिर और एक और कहा, और सडनली बहुत सारे लोग, और उस समय मैं महसूस भी करता था कि जो बड़े टेलीविजन प्रोड्यूसर थे या फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो शुरुआत की एक आध साल में बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे इस नए माध्यम से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारा बहुत सारा अटेंशन इसकी तरफ जा रहा है, ओटीटी या वेब सीरीज पर। अगर मतलब इतनी आसानी से लोग ऐसे ही कहानी कह दे रहेंगे तो हमारा जो जमाया जो पूरा बिजनेस है उसकी दुकान काफी हिल जाएगी। आई कुड सेंस इट। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दुकान हिल जाएगी। हाँ, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ओटीटी पर जो शुरुआत हुई थी, जैसे कि अमूमन किसी भी चीज की शुरुआत होती है, इट इज ऑलवेज, आई फील, पैशन ड्रिवन, यू नो, वन इज वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग। वरना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग, हम बैंक में नौकरी कर सकते, कुछ और कर सकते थे, मैं शेयर मार्केट में काम कर सकते थे, धक्के खाकर मैं यहाँ आया हूँ, कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे वो सिर्फ पैसा कमाना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अगर सिर्फ वही महत्वपूर्ण होता तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि मैं कहानियाँ कहूँ, मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि मेरा जो जीवन है, जो मेरे आसपास लोग हैं, जो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उसके अलावा और लोगों का जीवन भी मैं जीऊँ, नए नए पात्र करूँ। शायद जो पंकज जी कह रहे हैं वो सही भी है कि शायद इट स्टेम्स फ्रॉम अ डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम योर मंडेन लाइफ, that you want to experiment and experience a new life, a new character, a new house, a new profession, a new country. तो मुझे मुझे निजी तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि ओटीटी या किसी भी माध्यम पर सिर्फ एक किस्म के लोग और एक किस्म से लोग काम करते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ पैशन के लिए करता हूँ तो वो भी बेवकूफ़ी होगी। नहीं, आदमी बैलेंस करता चलता है। साल में कुछ काम आदमी इसलिए करता है कि उसे उसको घर भी चलाना है, बिजली का बिल भी भरना है, बच्चे महंगे स्कूल में जा रहे हैं तो वो सारा भी करना है, और कुछ काम इसलिए करता है क्योंकि उसे वो काम करने में मज़ा आ रहा है। जैसे आज हम यहाँ आए, हम आपसे मिल रहे हैं, हमने इतनी अच्छी कविताएं सुनी, इसका कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ पैसे की ही बात कर रहा होता तो एक ही दिन का काम करने के पंकज जी को या मुझे कुछ और पैसे भी मिल सकते। तो जाहिर सी बात है सिर्फ उससे ड्रिवन तो नहीं है ये सारे कलाकार। एग्जैक्टली। कलाकार जो है वो और कई सारी चीज़ों से ड्रिवन होते हैं। उनके लिए नए लोगों से मिलना, नए अनुभव देखना। आज मैं आया, मैंने इतनी अच्छी कविताएं सुनी मराठी में, मला फारच आवडली, मी मराठी बोलू शकतो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यहाँ आकर क्या अनुभव करूँगा, पर मेरा बहुत मन था कि मैं जो भी कर रहा हूँ पिछले 20 दिन से वो ना करके मैं कुछ और करूँ, एक नई जगह चला जाऊँ, कुछ नया अनुभव होगा। अच्छा होगा बुरा होगा बाद में देखेंगे, बट जाता हूँ, कुछ तो अच्छा ही होगा। नहीं नहीं, यकीनन। पंकज जी, अब एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद अगर आपको कोई सवाल है तो एक, हाँ दे दे, बड़ी जल्दी में हो गई। आप ये बताएं कि अब ये जो, अब मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात किया था तो आपने कहा था कि बस अब तो ये कविताएं ही रह गई, बाकी सब कुछ तो सब जा चुका है। साहित्य कितना ज़रूरी है सिनेमा के लिए? या बड़ा बड़ा सवाल, मैं बड़ा अनपढ़ है साहित्य। गुलजार साहब को लोग सुनते हैं तो उनके अलग वर्ग हैं, वो उनका अपना टेस्ट है, तो वो जरूरी नहीं हर आदमी अभिव्यक्त कर रहा है उसको हम फिर शब्दों से बोलते हैं कि ये इसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए जरूरी है। एक्चुअली मैं मेहर बाबा जाता हूँ, मेहराबाद है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं खाली समय में वहाँ जाता हूँ। वहाँ कहीं बाजार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मेहर बाबा की समाधि है। बहुत लोग मतलब कहते हैं वहाँ जो जिनका बुलावा होता है वही लोग जाते हैं। तो मेहर बाबा का, हाँ, तो वहाँ पे एक बड़ा सुंदर लिखा हुआ था कि
लिखा हुआ है मेहर बाबा का, कि जो असल चीज जो होता है ना वो साइलेंस में ही कहा जाता है। मेरी कविता है कि प्रेम कहानी जैसी कुछ नहीं होती है, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना वहां कोई कहानी नहीं होती है। जब प्रेम नहीं होता है ना तभी कहानी बनती है। तो और साहित्य और ये और वो, हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। जिनको समझना है वो देख के समझा जा सकता है। इसलिए जो क्रिएटिव लोग हैं सिनेमा बनाने वाले, वो जैसे मैं माजिद को बोलता हूँ, और एक दो हैं लोग कॉपी ओपी करके कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ 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 हाँ, मुझे तो, मैं तो बोल सकता हूँ ना, मेरा तो हक है ना बोलने का, मैं इस फील्ड से हूँ ना। अब मैं इस फील्ड को मतलब हल चलाई है ना हमने, हम कोई हवा में तो बात कर नहीं रहे हैं। हम तो देखे हैं, हम तो सबको देखे हैं भाई। हेलो, मैं कहता आंखन देखी। तो जैसे माजिद की फिल्म में मैं देखता हूँ, तो वो जब किसी चीज को हम उसमें हम वो ईरानी भाषा हम नहीं समझते, लेकिन हम सब समझते हैं, और ऑडियंस को रिस्पेक्ट देता है। वो आपको बुद्धिमान, आपको लगता है कि ह्यूमन के लिए, मतलब भैंस और बकरी के लिए फिल्म नहीं बना रहा है, वो ह्यूमन के लिए फिल्म बना रहा है। आपको वो उतना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी फिल्म देखने के बाद। और अभी हिंदी सिनेमा, ओटीटी और ये जितने भी बॉलीवुड के हाइब्रिड एक्टर लोग हैं जो भी हाशिए पे आ गए हैं, तो ये इनको तो मतलब ये रात में सपने में आते हैं इनका सिनेमा देख लो यार। मतलब तो देखो तो, इनका बॉडी तो देखो, इनका बॉडी देखो, इनका चाल देखो। तो कौन सा भाषा, कौन सा, तो मैं ऐसे देखता हूँ। मतलब मैं, मुझे तो बड़ा डर लगता है इन लोगों को। मुझे तो ओशो ने बचा लिया, निकाल। मैं पूना में रहता हूँ भाई। लोग पूछते हैं पूना में क्यों रहते हो, मैं बोला मैं मुंबई को स्ट्रेच करके यहाँ तक आया मैं। वो भिखारी के जैसे लगे हुए हैं बॉलीवुड में, मतलब बूढ़ा हो गया तो भी मतलब जिम कर करके नशे वो खा के, क्या नाम है वो क्या, कौन सा बार आता है उसमें विटामिन सब रहता है, खा खा के एक्टर। मैं भी बोला पटना में, मैं बोले यार आ जाओ यार, अपने अपने गांव आ जाओ यार, कुछ करो, दूसरा करो, कुछ काम करो। ये सब डिजीज है सिनेमा सिनेमा में काम करना। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, छोटा सा जिंदगी है यार। मुंबई को मैं होप हाउस बोलता हूँ। आपको पता नहीं, हम तो उनको देखते हैं ना, दो चार जो कबूतर लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, वो टेढ़े मेढ़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन लाखों लड़के लड़कियां गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं सर, कि कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा। आपकी जिंदगी गई। मैं वैसे देखता हूँ, इसलिए मैं मैसेज भी देता हूँ। और आजकल बड़ा अच्छा है, आजकल तो मतलब रील, अरे यार इतना सुंदर सुंदर टैलेंटेड, इनके टैलेंट के सामने कहाँ बॉलीवुड टिकेगा। जो रील बनाते हैं कुछ कुछ लोग, इतना सुंदर सुंदर, कोई बंदा नहीं होगा कि नहीं देखता होगा, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, हो सकता है बड़ी बड़ी बातें करे। जो एक पत्रकार मेरे पास आके बोला कि पंकज जी वर्ल्ड सिनेमा के बारे में क्या बोलते हैं आप, तो मैंने बोला कि पूरा वर्ल्ड ही सिनेमा है गुरु। वर्ल्ड सिनेमा क्या होता है? जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं ना वो भी रील देखते रहते हैं ऐसे करके, क्योंकि वो, अब ये गुटका इधर आ गया हाथ में। तो मैं ऐसे देखता हूँ। मैं बहुत ही मूर्ख किस्म का आदमी हूँ, पता नहीं कैसे मैं एक्टर बन गया, मुझे बात करना नहीं आता और मुझे मजा आता है। आई लव माई सेल्फ, बट मैं जैसा हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और मुझे मतलब मुझे कैसे कोई काम दे देता है ऐसे, चूंकि शुरू में आए मुंबई तो पता ही नहीं चले कि भैया किससे कैसे बात करें। आप सोचो एक आदमी का प्रॉब्लम, ये इसके पास एक प्रोड्यूसर को बोला मैं एक शूटिंग में, आया होटल पे वो डायरेक्टर को लेके रूम में मिलाने के लिए। तो मैंने बोला देख भाई, प्रोड्यूसर को बोला मैं, बोले देखो तुम मेरे लिए उतना ही पैसा वाला हो जितना तुम पैसा मुझे दे रहे हो। ठीक है, तो बात यहीं खत्म हो गई। तो आया था 10 मिनट के लिए, वो 1.5 घंटा तक रूम, बोला पंकज जी आपके जैसा आदमी नहीं देखा, फलाना ढकाना। अरे ऐसे लग रहा, सब टाइट होके बैठे हैं भाई।
तो समझ में नहीं आया, इसका ये स्टेटस है, उसका वो स्टेटस है, ये फलाना ढिकाना ऐसा है। तो पति ने सोचो कितना आदमी कितना पागल हो जाएगा ना कि किसको किसको किस किस तरह से आदमी रिस्पॉन्स देगा यार। फिर मास्टर मिल गए, ओशो मिल गए, उनकी थेरेपियां करी, मिस्टिक रोज, सबको करना चाहिए, ये कोई एक्टर के लिए नहीं, क्योंकि बिना एक्टर हुए कोई जी भी नहीं सकता है। हर हस्बैंड को एक्टिंग करना पड़ता है, जब घर में एंट्री देता है उसको पता है कौन सा झूठ बोलना है, उसको पता है क्या, वो रास्ते से गाड़ी पे ही बहाना चालू कर देता है सोचना, शॉट देना है, क्योंकि वो शूटिंग नहीं होती इसलिए हम उसको बोलते एक्टर नहीं है। पत्नी को पता है कि क्या मैं दिखा रहा हूं ना, घर में बिना एक्टर हुए आप जी ही नहीं सकते। तो मैं चीजों को ऐसे देखता हूं, और मुझे ये बड़ी बड़ी बातें, ये भारत और फलाना और वर्ल्ड सिनेमा, अरे अपना चल जाए यार, सांस लेने, सुबह पानी पीना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, छोटा सा जीवन है, निकाल ले वही बहुत बड़ी है। मैं वैसे देखता हूँ। आई एम वेरी सिंपल पर्सन, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बींग, आई एम नॉट ए कैरेक्टर। हाँ, अगर मैं कैरेक्टर ले लूं फिर तो मैंने 50 फिल्में करी, वो कहाँ कैरी करूंगा। उसके बाद में तो पेंटर हो भी, जहांगीर में मेरा शो होने वाला है, सब बोलते हैं इंटरनेशनल पेंटर है पंकज, क्योंकि मैंने अपने पर काम किया। मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन बीइंग हियर, ओशो के जितने इंटेंस थेरेपी है, तो मेरे अंदर से क्रिएटिविटी निकलती है। जिस तरह की कविताएं हैं, अभी साहित्य के दुनिया में सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, अब ये कवि भी बन जाऊं फिर तो मुझे चुटिया भी रखना पड़ेगा। पेंटर हूं तो मुझे उस तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक्टर हूं तो मुझे स्टाइल और 4-5 वो कबूतर सब साथ लेके घूमना पड़ेगा, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कबूतर आएगा। हाँ। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी, आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं। कुछ भी किसका पूछोगे अपना ही रंग जाएगा। सवाल है किसी के? कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? एकदम छोटा सा सवाल है। एक तो आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया दो आदमियों को हमारे सामने लाए हैं। कौन है आदमी? अच्छा, मेरा जो सवाल था, थिएटर में एक्टिंग करना मुश्किल है कि सिनेमा में एक्टिंग करना मुश्किल है? नहीं, एक्टिंग करना तो मुश्किल नहीं है, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है उन लोगों से। अलग है, दोनों में एक्टिंग करना अलग है। नाटक में अलग तरीके से आप काम करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि नाटक में अगर इतने सारे दर्शक बैठे हैं, आखिर तक दर्शक बैठा है, तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको उस बात का ख्याल रखना है कि उस आखिरी आदमी तक भी आपकी बात पहुंचे। सिनेमा में उल्टा होता है, सिनेमा में कैमरा आपके नज़दीक आता है, तो आपके पास वो आज़ादी होती है कि आप कम से कम मूवमेंट, कम से कम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर पाएँ। यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट, यू जस्ट हैव टू फील। उतना फ़र्क है, मुश्किल दोनों ही है। और उठ जाओ ना, हाँ ना, हेलो। शुक्रिया सर। सुमित सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्टिंग करते वक्त आपके नज़दीक रियलिस्टिक और रियलिज्म में क्या फ़र्क है, चाहे वो आप थिएटर में करो या ओटीटी पर करो? एक्टिंग करते वक्त या थिएटर, जब चाहे आप वो थिएटर में करो या चाहे आप स्क्रीन पर करो, तो रियलिस्टिक और रियलिज्म, ये दोनों चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं पूरा नहीं समझ, मतलब आप जानना चाहते हैं कि रियलिस्टिक एक्टिंग कैसे करते हैं या क्यों करते हैं? इनके दोनों के बीच का जो फर्क है, जैसे कोई फर्क नहीं, रियलिज्म वो दो अलग अलग, मतलब वर्ब चेंज किया आपने, शब्द सेम ही है। नहीं, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए
कि हम थिएटर में कोई नाटक कर रहे हैं, जी शाम के वक्त में नाटक कर रहे हैं, ठीक है, और सुबह का कोई सीन कर रहे हैं, जी ठीक है, हम रियलिस्टिक एक्टिंग कर सकते हैं, रियलिज्म उसमें नहीं है। डिफरेंस है दोनों में, वर्ब चेंज नहीं है, दोनों में हाँ। डिफरेंस है। तो हाँ, सवाल तो पहले ही कर लिया मैंने, वो समझने में भी थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है कि आप एक्टिंग करते वक्त नहीं नहीं सही बात है। तो एक्टिंग करते वक्त रियलिस्टिक और रियलिज्म में ये फर्क जो है, एक एज एन एक्टर, क्या आपने कभी फील किया है क्या? देखिए जैसे ही आप थिएटर, हाँ नहीं नहीं, वही वही, देखिए जैसे ही आप थिएटर कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, रियलिज्म तो खत्म हो चुका है, अब झूठ शुरू हो चुका है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब आप थिएटर करते हैं तो रात को रात की कहानी कहते हैं और दिन को दिन की कहानी कहते हैं, ऐसा तो नहीं करते। आप तो जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ आप कहानी कहते हैं, जिसमें दिन रात शाम पतझड़ सब होता है। तो वो मैं कह रहा था आपसे। तो वो उतना ही रियल है और उतना ही फेक है। ये आप पर है कि आप अपने कहानी से और अपने परफॉर्मेंस से उसको कितना रियलिस्टिक बना पाएं, कितना लोग उस बात पर विश्वास कर पाएं कि हाँ अब सच में शाम हो गई है, या सच में कड़ी धूप पड़ रही है, सच में बहुत ठंड लग रही है। तो जितना ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को महसूस करवा पाएंगे, ये मुझे लगता है। have I answered your question? No, you're still not और कई बार happy. क्या होता है, जैसे बारिश का सीन हो रहा था, मैं एक फिल्म कर रहा था, अतरंगी एक फिल्म कर रहा था मैं, तो उसमें बारिश का सीन था। वो क्या नाम है, वो क्या नाम है उस लड़की का, सारा। तो बारिश का सीन, सीमा जी थी, हम लोग थे। अब तुम रियलिज्म की बात कर रहे हो, वो 15 बार बारिश हुआ और 15 बार हम भींगे। कौन सा रियलिज्म? 15 टेक, ये सब लफाजी हैं शब्दों के। रियलिज्म, ये फलाना, ये ठिकाना, हम उसी में जीते हैं। गदर में जहां हैंडपंप उखाड़ा गया था, पाकिस्तान दिखा था आपको? देखा था? लखनऊ था। वो सवाल उसको नहीं समझ में आया हुआ है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने